हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम जेईई एडवांस 2024 फिजिक्स पेपर 1 को डिस्कस करेंगे मोस्टली। मैं सारे कैलकुलेशंस करके सॉल्यूशन शायद ना लिखूं, और पेपर में हम देखकर क्या सीख सकते हैं अगले साल के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी, एग्जाम की स्ट्रैटेजी को कैसे ट्यून कर सकते हैं, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं हमारे आज के इस सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने जेईई एडवांस की साइट से लिया है, वहां जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में यहां भी लिया है। पहला क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर है, और डायमेंशंस के ऊपर पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें चार्ज, परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इन सबको यूज करके एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। अगर शायद छोटा हो गया हो तो मैं लिख दूं e रेज टू द पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट बीटा h गामा लाइट की स्पीड डेल्टा। ये क्वांटिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। वेरी इजी किसी ने लिखा। हाँ, नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप जिसे इजी बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में कई लोगों ने 10-10 मिनट खराब किए हैं। हाँ, ये इजी है, पर इसको अगर हम रूटीन तरीके से करेंगे तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा निकालने में समय लग जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी नहीं है। आपको मैंने एग्जाम के पहले भी वीडियोस में कहा था कि एक आदत डालिए ऑप्शंस को देखने की। अगर आप सिंपली इस क्वेश्चन के बॉडी को पढ़ के और इसमें जुट जाएंगे तो हो सकता है लंबे चक्कर में पड़ जाए। पर यहाँ ऑप्शंस को तो देखिए आप। n एक इंटीजर है, तो कहने का मतलब अल्फा 2, बाकी सब -1। इस ऑप्शन में बोल रहा है ये +1, ये -1, ये -1, ये -2। अगर आप इसको देखने के बाद यहां सोचेंगे तो शायद बहुत क्विकली कर लेंगे। जैसे मैं मोटा मोटी ऐसे लिखता हूं, जैसे चार्ज कूलम, एप्सिलॉन नॉट क्या लिखूं? कूलम स्क्वायर थिक डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन। ये सिंपली आप मन में कूलम्स लॉ को सोच रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखा अभी मैंने, बट कूलम, मीटर, न्यूटन इनके टर्म्स में लिख दिया, यूनिट लिख दिया है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी इज न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड, और सी लाइट की स्पीड ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड। इनको यूज करके डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। अगर तो ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे आप एक साथ इनको लिख दोगे ऐसे ना, तो ये दिखने लगा कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिंपली न्यूटन कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों के पावर 1 ले ले। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा अगर हम इन सब की तीनों की पावर 1 ले ले। और ये कूलम स्क्वायर है, तो ये जो क्वांटिटी है ये अगर -2 हो गई तो ये भी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इनको ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है कि 1 और 2 के साथ प्ले करना है। तो इन चारों को ऐसे अरेंज कर दो तो दिखने लगा कि अल्फा इज -2, बाकी सब 1 है। अगर अल्फा -2 है तो बाकी सब 1 है। अब इससे मेल खाता हुआ कोई चीज ऑप्शन नहीं, वही सोल्यूशन है। आइए, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये शायद अभी जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं उनको अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं होंगे, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी प्रॉब्लम बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाके देखेंगे तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए और बी करके एक ही में। उन 2 क्वेश्चन को जिसने बनाया वो तो सीधा आंसर लिख के आ जाएगा बिना कोई कैलकुलेशन किए, सीधा आंसर लिख के आ जाएगा। हाँ। वैसे इसमें ये कहा गया है कि एक करंट कैरिंग वायर है। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो जो इस साल दिए हैं एग्जाम,
या ड्रॉप लेने की भी तैयारी कर रहे हो ऐसे लोग। एक करंट कैरिंग वायर है और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। कहा जा रहा है इसके अलोंग बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन लिखो। तो ये बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन एक्चुअली जो दो क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ कि मेरे बुक में दी हुई है, उसको अगर आप जिस तरीके से वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ए और बी पार्ट पढ़ेंगे तो आंसर याद हो जाएगा, ऐसे करके दिया हुआ है। पहले पूछा गया है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, फिर पाथ चेंज करके पूछा गया है निकालो। उसमें आप देखते हैं कि पाथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप एक इनफैक्ट अगर एक ऐसा सर्कुलर आर्क इमेजिन कर लो जिसके सेंटर पे ये है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी क्लोज्ड पाथ, अगर हम इस क्लोज्ड पाथ की बात करें तो इस क्लोज्ड पाथ के थ्रू बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई होता है एम्पियर्स लॉ, और इस क्लोज्ड लूप के अंदर से कोई करंट तो पास हो नहीं रहा है। इस करंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वाले पाथ में बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ जो है और यहाँ जो है वो इक्वल और ऑपोजिट है, जिससे कि इस लूप में जीरो हो जाए। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ और यहाँ दोनों सेम ही है। तो आपको सिर्फ इस सर्कुलर आर्क के ऊपर बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन निकालना है। पूरा सर्कल होता तो म्यू नॉट आई। तो ये सर्कल का कौन सा पार्ट है ये आपको कोऑर्डिनेट्स देख के समझ में आ जाएगा। वो एंगल आप निकाल सकते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे शायद थोड़ा कठिन क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन, पर ये सिस्टम मेरी प्रॉब्लम बुक में अवेलेबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में आपको शायद मेरी प्रॉब्लम बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा कि एक स्ट्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल कनेक्टेड है, ये पेंडुलम जैसी चीज है, और जहां से ये पेंडुलम बंधा है उसके ठीक नीचे एल डिस्टेंस यहाँ एक और चार्ज रखा है, और मैंने शायद पूछा है कि किस कंडीशन में इसको डिस्टर्ब करने से, थोड़ा डिस्टर्ब करने से यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। सेम क्वेश्चन है ये अगर आप देखें तो। इस क्वेश्चन में इस चार्ज को एक रिंग के ऊपर, दो बीड्स हैं, दो मोतियां हैं जो एक रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और ये वाला बीड जो है फिक्स्ड है, एक बीड कोई फिक्स्ड है। इस मेरे क्वेश्चन में ग्रेविटी थी, इसमें ग्रेविटी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, यहाँ एक चार्ज रखा है, ये फिक्स्ड है, और ये बीड जो है ये चल सकता है, ये बीड चल सकता है। तो अब आपको बताना है कि अगर इसको किसी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो इसके ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है, इसको मैं 1 मिनट के लिए, जो बच्चे अभी 12th में हैं उनके लिए थोड़ा सा आगे कर देता हूं। ये देखिए, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। रिंग फिक्स्ड है, ये चार्ज भी फिक्स्ड है, ये चार्ज इस रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकता है, उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें वहां से तो ऑसिलेट करेगा। मान लो इसको तुमने, डायग्राम साफ बने इसलिए इतना बड़ा एंगल बना रहा हूं, यहां से डिस्टर्ब करके यहां ला दिया, ये थीटा एक बहुत ही छोटा एंगल है, क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आपको ये सब बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ज की वजह से इस बीड पे जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग होगा, और सिंपल ज्योमेट्री से आप समझ सकते हैं ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल सेम है, और आप सभी इनफैक्ट जानते हैं कि ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये चार्ज जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इस लाइन के अलोंग है, ऐसा रिपल्शन, और ये बीड जो इस सर्कल के ऊपर मूव कर रही है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, ये रेडियस इज द नॉर्मल, ये एंगल भी थीटा बाई 2 है, ये भी थीटा बाई 2 है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है इसका एक कंपोनेंट है नॉर्मल के अलोंग, और फोर्स का एक कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंट। ऑब्वियसली ये फोर्स का एक कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग है जिसकी वैल्यू होगी f sin थीटा बाई 2।
ये एंगल θ/2 है, θ/2 f cos θ/2 sin θ/2, यही रिस्टोरिंग फोर्स। और जिन लोगों ने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ठीक से डिराइव किया है, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अब झटके में कर देंगे। छोटा ऑसिलेशन है, एंगल थीटा छोटा है, साइन θ/2 को आप θ/2 लिख सकते हो। दूसरी बात, बहुत छोटा एंगल है, तो ये जो 2r है, तो ये भी लगभग 2r ही है। अगर आप उसको चाहो तो कैलकुलेट करके लिख सकते हो थीटा के टर्म्स में, बट अल्टीमेटली जब आप थीटा टेंडिंग टू 0 लिखोगे तो वो 2r ही आ जाएगा। तो ये लेंथ 2r है, दैट मीन्स जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड KQQ बाई 2r होल स्क्वायर, ये फोर्स है। फोर्स साइन θ/2, छोटे एंगल के लिए उसको लिख दिया θ/2 ऐसा। और ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, माइनस साइन के साथ लिख दिया। ये जो पार्टिकल का, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही छोटे सर्कुलर आर्क पे, इसको ऑलमोस्ट हम एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। आप सिंपल पेंडुलम के मोशन को एक लीनियर ऑसिलेटर की तरह भी देखा जाता है, वही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे सोचें। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं s लिखूं तो ये बेसिकली s is r into theta. So this force can be written as mass times this acceleration, tangential acceleration. इसको ऑलमोस्ट आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखो। तो एक्सेलरेशन इज d2s by dt स्क्वायर, d2s by dt स्क्वायर, जिसको आप चाहें तो थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना, या आप r थीटा को चाहें तो s लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, दोनों मेथड एकदम परफेक्टली ठीक है। तो अगर आप d2s by dt स्क्वायर को d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिखते हो इनटू r, तो बात बन गया, ये d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, बाकी सब टर्म को इधर कर दो तो तुम्हारा SHM प्रूव हो गया, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो वो सब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा। अभी ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं क्या बोलूं कि मेरी बुक में है नहीं, तो हर बुक में रहती है। ये आपको मेरी थ्योरी बुक में एकदम ऑलमोस्ट ऐसा ही एक्सप्रेशन, सिर्फ 20 और 10 की जगह कुछ और मिल जाएगा। एक पार्ट, अच्छा, इस साल के जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर में सबसे हेवी वेट टॉपिक कौन था जानते हो? गेस कर सकते हो, लिखो सबसे हेवी वेट, सबसे हेवी वेट टॉपिक कौन सा था, गेस करो तो। सबसे हेवी वेट टॉपिक SHM का था। हाँ, सबसे हेवी वेट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, ये क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के ऊपर चल सकता है, 5 kg मास है, टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है और उसका पोजीशन x इज इक्वल टू 1 मीटर है ना, बिल्कुल SHM। ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल इसके ऊपर चल सकता है। यहाँ गौर करना है, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन x0 पे नहीं। नॉर्मली हम हैबिचुअल होते हैं SHM के क्वेश्चन को करते समय कि जो इक्विलिब्रियम है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भाई, जब फोर्स 0 है उस पोजीशन को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो फोर्स कहां पे 0 है? जब x की वैल्यू 0.5 है। तो अगर ये ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0.5 पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ऐसे समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल को, आप में से जितने लोगों ने पढ़ाई की उनको समझ में आता है कि ऐसा इक्वेशन होने से वो SHM होता है, यू कैन प्रूव दैट। ये सिर्फ -20x होता तो SHM दिख रहा है, +10 है, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स भी अप्लाई किया हुआ है। एक स्प्रिंग के जैसा फोर्स तो है ही, साथ में उसको ऐड कर दिया है एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का। तो किसी भी SHM में एक कांस्टेंट फोर्स ऐड कर देने से जस्ट उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, बाकी टाइम पीरियड वगैरह पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन है।
इसमें लिखा है कि टाइम 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 पे रेस्ट से छोड़ा गया। देखिए एग्जाम हॉल में ये सब चीजें ही गफलत पैदा करती है। आप एक भी कीवर्ड मिस कर गए, रेस्ट मिस कर गए तो परेशान हो जाएंगे। लिखा है कि x इज इक्वल टू 1 से रेस्ट पे छोड़ा गया, तो रेस्ट पे छोड़ा गया साफ समझ में आ रहा है कि SHM है, तो भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन ही तो हुआ। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एम्पलीट्यूड तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0.5 मीटर है कि नहीं? एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर है और यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा गया, ये साफ दिखता है अपने को। सिंपल हार्मोनिक मोशन जितने लोग समझते हैं ये जो -20 है ये फोर्स एक्चुअली, तो एक्सेलरेशन लिखोगे तो मास से डिवाइड करोगे, 5 kg से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4x। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो बेसिकली 4 है, इजंट इट? तो ओमेगा की वैल्यू 2 है। अब 1 मिनट के लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हुए हम इसको एक नॉर्मल जैसा SHM सोचते हैं कि मीन पोजीशन पे ओरिजिन ले लिया, 1 मिनट मान लेते हैं हमारा ओरिजिन नहीं है, पार्टिकल टाइम 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे छोड़ा गया है, तो SHM का इक्वेशन क्या लिखते हो आप ऐसे केस में? a cos ओमेगा t। अगर हम इसी को ओरिजिन मान ले, ओ डैश लिख देता हूं मैं, ये मेरा ओरिजिन है, मीन पोजीशन, पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा गया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा गया है, तो SHM का इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? ये लिखते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको पता है 0.5, ओमेगा की वैल्यू पता है 2, ये ऐसा इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बताइए एट t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड। तो यहाँ t की जगह π/4 लिखोगे तो ये cos π/2 cos 90 डिग्री 0 होता है, x डैश 0 आएगा। तो यहाँ ध्यान देना, हमने ओरिजिन यहां माना है और हमारे इस ओरिजिन के साथ ये जो x डैश है वो 0 आ रहा है गिवन टाइप पे, मतलब पार्टिकल यहाँ पे। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है इस टाइम पे, तो एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस क्वेश्चन में कहा गया उसमें x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 मीटर हो गई। तो x इज इक्वल टू 0.5 पे पार्टिकल है, राइट? अब ये डिसीजन लेना है, इसकी स्पीड तो लिख सकते हो a इंटू ओमेगा करके, तो a इंटू ओमेगा लिखोगे तो एम्पलीट्यूड 0.5 ओमेगा 2, तो स्पीड जो v मैक्स होता है, सॉरी जो मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पे वही स्पीड है, और ये जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो 5 kg का पार्टिकल मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 5 हो गया, लेकिन उस हड़बड़ी में फिर से कुछ लिख दिए बगैर ध्यान दिए हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम में भी +5 और -5 दिया हुआ है। तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये डिसीजन लेना मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि कैसे डिसाइड करोगे, सोच लो। बट क्वेश्चन तो इतने ही कठिन थे, इतने ही कठिन थे। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक, थोड़ा सा रूटीन से बाहर था, 1 मिनट मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो कहने की जरूरत ही नहीं कि बहुत सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन जिन लोगों ने पढ़ाई की और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन जैसे कहीं देख रखा हो उनके लिए एकदम आसान था, और बाकी लोगों के लिए तो पजल रहा होगा, माने वो परेशान हो गए होंगे। हम इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, पर जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले से बिल्कुल नहीं देखा वो थोड़े देर के लिए तो बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद परेशान हुए होंगे। बट अगर आपने देखा है तो चुटकियों वाला सवाल था ये सवाल। चलो मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक मान लेता हूं, क्योंकि एकदम वैसा नहीं था जैसा आप सुबह शाम करते रहते हो। तो कुछ लोग कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, बट ये फिर से एक रूटीन क्वेश्चन ही था जिसमें गलती कराने का स्कोप भरपूर था। जैसा मैंने आपसे कहा कि +5 और -5 में भी लोगों ने गलतियां की होंगी, तो यहाँ पे भी गलती का एक स्कोप था। तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो ऑप्शंस जरूर एक बार देख लिया, ऑप्शन खुद हिंट कर रहा है कि मोमेंटम एक में +5 लिखा है, एक में -5 लिखा है, मींस डायरेक्शन का ध्यान करना है। ऑप्शन सारे जरूर टटोल लो एक बार मार्क करने के पहले आंसर को, तो आप काफी सेफ साइड में रहोगे। अब ये फिर से जो लोग 12th में पढ़ते हैं वो उन्होंने शायद अभी नहीं पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो बोर्स थ्योरी को पढ़ के रेडियस कहां से आया, स्पीड का फॉर्मूला कहां से आया, एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया, उसका डेरिवेशन जानते हैं। जो लोग उसका डेरिवेशन जानते हैं उनके लिए ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और जो डेरिवेशन नहीं पढ़ के सीधे फॉर्मूला मगअप करके गए थे वो तो इसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तय बात है। आइए एक बार जल्दी से मैं रेलिवेंट इक्वेशंस लिख देता हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit under the influence of central force F is equal to minus kr। अब पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, सेंट्रल फोर्स माइनस के आर लिखने का मतलब होता है कि जो फोर्स है वो रेडियली इनवर्ड है। ये लिखने की परिपाटी है, तरीका है, जो रूटीन तरीके से जो पढ़ते हैं उनको कई जगहों पे ऐसा दिखता है। करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी दिस, दैट मीन्स एक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके लिए पार्टिकल सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है और फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। ऑफ कोर्स अगर आप इसको माइनस dv बाई dr कर दोगे, जो फोर्स होता है, तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। यही कहा जा रहा है। Where k is a positive force constant, r is radial distance from origin. According to Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L is equal to nh cross h by 2 pi को हायर फिजिक्स की बुक्स अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मली उसको h क्रॉस ही लिखते हैं, तो वैसा एक सिंबल बना दिया उन्होंने और लिख भी दिया है h क्रॉस इज नथिंग बट h by 2 pi। h is Planck's constant and n is a positive integer। V and E are speed and total energy of the particle. Which of the following expressions are correct? Again, we should first have a look at the options. R square, that means मुझे रेडियस पता लगाना है, V square स्पीड पता लगाना है, एनर्जी पता लगाना है, और ये एंगुलर मोमेंटम को दिया है आर के टर्म्स में, ये पता लगाना है। तो स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो आप नॉर्मल रूटीन बोर्स थ्योरी में करते हो। बोर्स थ्योरी में सिर्फ फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन दे दी गई है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो के आर स्क्वायर बाई 2 है और जो करस्पॉन्डिंग फोर्स है वो माइनस के आर है। तो बस इतना ही सा चेंज है, बाकी स्टेप सारे के सारे वही के वही लगाने हैं आपको। तो स्टेप्स क्या लगाते हैं आप सबसे पहले लिखते हैं कि ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है v स्पीड से, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए कोई फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, वो फोर्स यही है। तो mv स्क्वायर बाय आर जो है ये हमारा फोर्स k इंटू आर के इक्वल है। माइनस के आर मत लिखिए, माइनस साइन सिर्फ इनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट रेलिवेंट इक्वेशन हो गया। दूसरा उन्होंने लिख दिया है कि एंगुलर मोमेंटम इज nh by 2 pi। ये नहीं लिख के सिंपली वो लिख सकते थे कि भाई बोर्स क्वांटाइजेशन रूल इज बीइंग ओबेड, इतना सिंपल भी लिख सकते थे, बहुत क्लियरिटी के साथ उन्होंने लिख दिया है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस पार्टिकल का अबाउट द सेंटर वो mvr है और वो nh क्रॉस के इक्वल है, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर है। हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वी एंड आर। तो आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे कि सही है कि गलत है। बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं वी और आर के लिए। वी और आर के लिए सॉल्व कर दीजिए सारे कांस्टेंट के टर्म्स में। यू विल गेट टू नो कि ये सही है कि नहीं है। और जैसे ही आपको वी और आर मिल गए तो टोटल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे? तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि के आर स्क्वायर बाई 2 है। तो आपने जो v और r निकाला यहां से, उन्हीं को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। और ऑब्वियसली ये भी आपको मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम किसको कह रहे हैं? mvr को। तो आपने v और r निकाल लिया है तो एंगुलर मोमेंटम पता है mvr बाई mr स्क्वायर। v और r आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट दैट, वो आपको यहां से मिल जाएगा।
या इनफैक्ट वो ज्यादा आसानी से भी कहीं से हो सकता है आपको दिख जाए। कोशिश करके देखिएगा, यहां से शायद दिख रहा है, देखिए तो क्या निकालना है अपने को, MVR, नहीं वैसे ही करना पड़ेगा, आप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा आसानी से। तो इतना ही क्वेश्चन है ये, और इसमें सिर्फ डेरिवेशन पता है तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, एकदम आंख बंद करके धड़ाधड़ करना है, नथिंग मोर। अब ये फिर से वैसा ही है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कॉमनली अवेलेबल है, और आप में से लगभग सभी लोगों ने इस सिस्टम को देखा होगा कि दो फिक्स्ड वॉल के बीच में एक स्ट्रिंग है जो थोड़ी हल्की है, मास पर मीटर लेंथ म्यू है, और ये थोड़ी भारी वाली रस्सी है जिसका मास पर मीटर लेंथ 4 म्यू है, और इस पे आप एक स्टैंडिंग वेव सेटअप कर रहे हो। तो क्वेश्चन कहता है कि इस क्वांटिटी को, T इज द कॉमन टेंशन, इस क्वांटिटी को न्यू नॉट लिख लो, मैं इसको एफ नॉट बोल देता हूं, चलिए एफ नॉट, इस क्वांटिटी का नाम दे दिया है उन्होंने एफ नॉट। अब पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सही और गलत है। विथ ए नोड एट O, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग क्या हो सकती है। फिर पूछ रहे हैं विथ एन एंटी नोड एट O, अगर O एक एंटी नोड हो, then the minimum frequency of vibration of the composite string is. When the composite string vibrates at the minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes, and no vibrational mode with anti-node at O is possible for the composite string. तो ये भी कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, पर मान लेते हैं कि इस रस्सी में let us say there are n loops, और इस रस्सी में there are m loops. N and M are integers. We are assuming that point O is a node. दो ऑप्शंस में ऐसा कहा गया है, एंटी नोड हाँ, नोड के बारे में, ए और सी के बारे में ऐसा चर्चा की गई है कि पॉइंट O पर नोड होगा तो क्या होगा। तो भाई कौन सी चीज दोनों रस्सी में कॉमन है, आंसर है फ्रीक्वेंसी। जिस सोर्स को आपने यूज किया इस रस्सी को एक्साइट करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी से ही पूरा का पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा। तो नेचुरली अगर मैं रस्सी के इस सेगमेंट को सिर्फ देखूं तो इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, और रस्सी के सिर्फ इस सेगमेंट को देखूं तो इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एक ही होनी चाहिए। अब अगर इसमें n लूप्स हैं तो जिन बच्चों ने स्टैंडिंग वेव की पढ़ाई करी है वो जानते हैं कि इसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की स्पीड T बाई म्यू, वेव की स्पीड डिवाइडेड बाय 2L होती है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जब एक लूप होता है, और अगर n लूप्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर सच में पहले वाले स्ट्रिंग में, पहले सेगमेंट में n लूप्स हैं तो उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यही है, एंड दिस शुड बी सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो उसको भी वैसे ही सोचते हैं भाई, उसमें जो वेव की स्पीड होगी वो हो जाएगी, टेंशन तो सेम है, म्यू की जगह 4 म्यू लिखना है, तो ये स्पीड ऑफ वेव हो गया डिवाइडेड बाय v बाई 2L, फॉर्मूला याद है आपको, डिवाइडेड बाय 2L। तो इस रस्सी की लेंथ ही 2L है तो 2 टाइम्स ऑफ 2L लिखा, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसमें अगर m लूप्स है, m तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली रस्सी इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होगी अगर इसमें m लूप्स हैं, और ये वाली रस्सी इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होगी अगर इसमें n लूप्स हैं। तो n बाई m जो है, यहां से मुझे क्या मिलता है जरा देख लेते हैं, n अपॉन m, ये t म्यू ये सब कैंसिल हो जाएंगे, l, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दें तो शायद 1/4 आ गया, इफ आई एम करेक्ट। देख लीजिएगा भाई, मैं ऐसी चीजों में जरा गलतियां कर जाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सही लिखा है, तो 1/4 आ गया। दैट मीन्स एक संभावना जो है कि इस रस्सी में सिर्फ एक लूप हो और इस रस्सी में 4 लूप हो, n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 4, n और m इंटीजर्स हैं, तो ऐसा संभव है कि इसमें एक लूप हो और इसमें 4 लूप हो। एक से छोटा n की वैल्यू तो हो नहीं सकती, इसमें एक लूप तो कम से कम होगा ही अगर ये नोड और ये नोड है। तो यही इसका सबसे सरल तरीका है ऑसिलेशन का।
और ये जो कंपोजिट सिस्टम है, ये जो कंपोजिट स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को मिलाकर सिस्टम आपने बनाया है, इसके ऑसिलेट करने का जो सबसे सरल तरीका है वही इसका फंडामेंटल मोड है, वही इसका फंडामेंटल मोड है, इजंट इट? तो जब इसमें एक लूप है और इसमें 4, तो एक्चुअली इस समय सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है? इस फ्रीक्वेंसी से। n की जगह 1 लिख दीजिए, m की जगह 4 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ n की जगह 1 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी मुझे, जिसको हम देख सकते हैं। ओहो, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी है, पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी n की जगह 1 लिखने से इस क्वांटिटी को n की जगह 1 लिखने के बाद ये जो बचा, ये न्यू नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे अगर एक नोड है, इसमें एक लूप और इसमें 4 लूप बना के रस्सी ऑसिलेट कर सकती है, और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है न्यू नॉट होगी। इससे छोटी फ्रीक्वेंसी तो संभव नहीं है अगर यहाँ पे नोड है तो। हाँ, इसकी दुगनी संभव है। ये संभव है कि n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 8 हो। 2/8 होने से भी रेशियो 1/4 ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ 2 लूप और यहाँ 8 लूप बने, ये संभव है। तो इस कंपोजिट सिस्टम का फर्स्ट ओवरटोन कहा जाएगा उसको। अगर n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 12 ले लें, इसमें 3 लूप और इसमें 12 लूप, तो उसको सेकंड ओवरटोन मोड कह लीजिए। पर ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिससे ये ऑसिलेट कर सकता है। ओके, उसके बाद एक और था कुछ नोड वाला, कौन सा? ये when the composite string vibrates at minimum frequency with node at O, it has 6 nodes including the end nodes. तो end node को काउंट करते हुए इसमें कितने नोड्स हैं? 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है। अब एक सवाल उठता है कि अगर पॉइंट O पे एंटी नोड हो तो क्या होगा? What if there is an anti node at O? तो अगर O पे एंटी नोड हुआ तो जो सबसे सिंपल तरीका मैं ड्रॉ कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, सबसे सिंपल तरीका, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई हैव जस्ट ए मिनट, मुझे रियल में नहीं पता, देखते हैं। ये पहली रस्सी है और दूसरी रस्सी को सफेद रंग से बना देता हूं। अरे भाई, क्या हो रहा है? ऐसे क्यों करने लगते हो बोर्ड महाराज मेरे साथ कभी कभी तुम? हाँ, ये जो दूसरी रस्सी है, इसमें ऐसा कुछ भी हो सकता है, आई डू नॉट नो। एक और बना देता हूं, लीजिए। जब नहीं पता है तो क्या करें? तो इसमें अभी मैंने दिखाया है कि अगर यहाँ पे एंटी नोड है O पे, तो ये जो रस्सी है वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर सकती है। इसका सबसे सिंपल तरीका है। उसके बाद वाला जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा इस पीली रस्सी का, उसमें एक फुल लूप होगा और एक ऐसा आधा लूप होगा। उसके बाद वाले में 2 फुल लूप और एक आधा लूप, सो ऑन सो फोर्थ। तो 1 मिनट के लिए फिर से मैं ऐसा मान लेता हूं, अगर ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, 1 मिनट सोचते हैं, तो आपको याद होगा कि रस्सी एक एंड पे फिक्स्ड और दूसरे एंड पे फ्री हो, जिस दूसरे एंड पे एंटी नोड हो, तो उस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की होती है वो V/4L होती है ना? ऐसे भी देख सकते हैं आप जल्दी से। तो V/4L, और फिर इसके बाद सब्सीक्वेंट, जैसे इसके बाद अगर ये रस्सी ऐसी होती, पीली वाली रस्सी, तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई उसका 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ये सब मिलता है हमें। मैं उसको अभी n टाइम्स लिख लेता हूँ, ठीक है? n लिख लेता हूँ, दिमाग में ये है कि n जो है वो एक ऑड नंबर है, n 2 नहीं हो सकता है। 357 1357 ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो इधर वाली रस्सी है उसके फ्रीक्वेंसी जो अलाउड है वो ये अलाउड है, और जो इधर वाली रस्सी है उसी तरीके से लिखेंगे। तो m एक ऑड नंबर है और 4L होता है यहाँ पे, तो L इसकी 2L है, इसकी लेंथ 2L है, और ये T और ये 2 म्यू। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही होनी चाहिए ना, हर हाल में फ्रीक्वेंसी इज द कॉमन थिंग। तो n/m जो हो गया, ये 4L कैंसिल हो गया, और कुछ गलत लिख दिया क्या? पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। नहीं, ये 4 म्यू है, हाँ रूट आ रहा था, ठीक है, ये 4 म्यू है, आई एम सो सॉरी। तो ये 4L और 4L कैंसिल हो गया, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो आई थिंक ये 1/4 हो गया। अब आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि n और m ऑड नंबर है, तो 2 ऑड नंबर का रेशियो तो ऐसा नहीं हो सकता है, इजंट इट? तो ये तो संभावना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जैसा क्वेश्चन कह रहा है।
बी यहाँ पे एंटी नोड हो और ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो, नोड हो, ऐसा संभावना है नहीं। तो नो वाइब्रेशनल मोड विथ एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, ये बिल्कुल सही लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, बट ये एक कॉमन क्वेश्चन को गौर किया जाए जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो किस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं? हम करते हैं कि ये रस्सी कंपोजिट स्ट्रिंग है, बताओ इसकी ऑसिलेशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना, और उस केस में दाएं वाले में कितने लूप होंगे, बाएं वाले में कितने लूप होंगे। उसको सेम क्वेश्चन को पढ़ के किसी आईआईटी के प्रोफेसर ने ऐसे मॉडिफाई कर दिया एग्जाम के लिए। तो उन्होंने क्या अलग कर दिया? कॉन्सेप्चुअली कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया? नहीं, उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दिए जिसको आप एक्सप्लोर करो। आप सिर्फ एक फिक्स्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिखना जानते हो, बात नहीं बनेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ एंटी नोड होने से क्या प्रॉब्लम है, होगा कि नहीं होगा, नोड है तो कितने लूप्स होने चाहिए। तो उन सारी चीजों को एनालाइज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे नॉर्मली जो बुक्स में क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें इस कंपोजिट स्ट्रिंग में इसको नोड बना दिया जाता है। तो आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कभी कि इसको एंटी नोड बना के अगर ये एंटी नोड हो जाए तो क्या होगा, किस कंडीशन में एंटी नोड होगा, ऐसा कितने लोगों ने सोचा होगा? अगर सोचा होगा तो उनके लिए शायद ये बहुत आसान रहा होगा, वैसे भी ये आसान ही है, बट एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के ये सारे फैसले जल्दी जल्दी लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए फिर से मैं अपने उसी बात को रिपीट कर रहा हूं जो एग्जाम के महीनों पहले से मैं बता रहा हूं, कि भाई आपको पहले ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हाँ, किसी ने लिखा कि मेरा एडवांस काफी अच्छा हुआ, वेरी गुड, वाह। यही तो चाहिए। ये वाला नहीं हुआ। अच्छा चलिए देखिए, ये कौन सा है भाई? अच्छा। ये भी एक क्वेश्चन है जो जिसका जो कॉन्सेप्ट है, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, वो आम तौर पे हर टीचर पढ़ाता ही पढ़ाता है। आम तौर पे एक अच्छा टीचर अपनी क्लास में ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्लास का बीकर है, उसके नीचे ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, एक्चुअली इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, एक मिनट के लिए मैं आपके साथ साथ यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये ग्लास है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। इसके ऊपर उन्होंने लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताया। ठीक है, ये लिक्विड है, ओके, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताया। अब बोलते हैं कि हाँ, अब बोलते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पे और इसका इमेज खुद ऑब्जेक्ट पे ही बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट? तो देखिए, आप चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो n की अलग अलग वैल्यू के लिए h दिया हुआ है या h की अलग अलग वैल्यू के लिए n दिया हुआ है, जिसके होने से इस ऑब्जेक्ट का इमेज खुद ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा। तो बेसिकली इन ऑप्शंस को देख के हमारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कि हमें n और h में रिलेशन ढूंढना है। इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो हमें समझ में आता है कि हमें n और h में रिलेशन ढूंढना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये h हाइट पे है, ठीक है, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। और एक और चीज लिखा है उसमें, मैं पढ़ते पढ़ते बोलना भूल गया कि ये जो है कहाँ लिखा है, हाँ, मिरर, ये जो लोअर सरफेस है इट एक्ट्स एज ए मिरर, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी गई। देखो, लाइट रे का पाथ ऑप्टिकली रिवर्सिबल है, माने रिवर्सिबल है। कोई भी बहुत सारे इवेंट्स के बाद अगर एक लाइट रे ऐसे 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 चल रही है, बहुत सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से, और कहीं पे भी आपने लाइट रे की पाथ को 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, 180 डिग्री उल्टा कर दिया, तो फिर लाइट जिस रास्ते पे आई है उसी रास्ते पे चल के वापस यहाँ पहुंच जाएगी। तो भाई पॉइंट ओ का इमेज ओ पे ही बने,
इसके लिए जरूरी है कि O से चलने वाली लाइट रेस ये तमाम रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद वापस O पे ही पहुंच जाए। और ये तभी होगा जब यहां पे पड़ने वाली लाइट रे बिल्कुल ऐसे पड़े, सरफेस के नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। इस मिरर पे जो लाइट रे पड़ी, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पे पड़ी तो वो वापस उसी रास्ते पे लौटा दी जाएगी, और उसके बाद वो जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे ही जाएगी वापस, तो सर्टेनली O पे पहुंच जाएगी। तो हमें कुल मिला के ये समझना है कि यहाँ जो लाइट रे O से चल के यहाँ तक आई है मिरर तक, वो मिरर को हिट करने के पहले मतलब इस एक्सिस के, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो इसके पहले लाइट ने कौन सा इवेंट देखा है? इस लाइट ने इस कर्व सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन सफर किया है, ठीक इसके पहले। तो इस कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे है, इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मींस इस कर्व सरफेस पे अगर हम रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएं तो इमेज जो है वो इंफिनिटी पे है। फिर से सुनिए, कहां से लाइट रे आ रही है मुझे नहीं पता, जहां से भी आ रही हो, पर इस कर्व सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके बाद जो इमेज बना है वो इंफिनिटी पे बना है, तब तो ये रेज पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख रहा हूं। लाइट रे इस लिक्विड से इस ग्लास में जा रही है। कुछ लोग ये सोच के भी कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइट रे कहां जा रही है। नहीं, हम जो सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये लाइट रे के अलावा ऐसी लाइट रे जो बहुत क्लोज है इसके इधर आ रही है, वो पहले लिक्विड में गई फिर ग्लास में आई, पहले लिक्विड में आई फिर ग्लास में आई। तो लिक्विड से ग्लास सरफेस पे, लिक्विड से ग्लास सरफेस पे जब लाइट रे हिट कर रही है, वहां पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें इमेज जो है वो इंफिनिटी पे है, ठीक। तो देखिए V फॉर्मूला आई होप कि सबको याद है μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 by R, वो लिख रहा हूं। तो μ2 जो है वो ये हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 बाई V मतलब इंफिनिटी, माइनस μ1 मतलब N, लिक्विड से ग्लास में आ रही है लाइट, बाई U, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां है नहीं पता मुझे भी, U लिख दे रहा हूं सिंपली, U। दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। गौर किया जाए, लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो सारे डिस्टेंस जो इस तरफ मेजर किए जाने वाले हैं वो पॉजिटिव है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, जिसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो नीचे की तरफ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह मैं लिख रहा हूं +9 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो ये तो 0 हो गया, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दैट U is equal to 9n by 1.6 minus n with a negative sign। तो नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस केस? तो भाई यहां से जो लाइट रे चली है वो पहले तो लिक्विड के सरफेस से, हवा से लिक्विड में जाते हुए रिफ्रैक्ट हुई। तो ये लिक्विड के सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद ये ग्लास पे इंसिडेंट हो रही है। तो ग्लास को तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये सारी लाइट रेज यहां कहीं से आ रही होंगी, जो U बता रहा है आपको। U क्या है? U is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस रिफ्रैक्शन, लिक्विड से ग्लास में जाते समय। उसके पहले एक रिफ्रैक्शन हो चुका है ना प्लेन सरफेस पे, हवा से लिक्विड में एंटर करती हुई लाइट रिफ्रैक्ट हो चुकी है ना। तो हवा से लिक्विड में एंटर करते समय लाइट रिफ्रैक्ट होकर जो इमेज बना रही है, वही इमेज इस अगले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है, इस इक्वेशन का ऑब्जेक्ट है। और प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन तो सबको याद है ऐसे केस में कि अगर ये हाइट h हो और प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो, ऐसा पढ़ा होगा ना सवाल कि नीचे मछली ऊपर चिड़िया को देख रही है, वैसे ये चिड़िया है और आप मछली नीचे आंख है आपकी, तो आप ये जो हाइट है ये सबको याद होता है कि ये सिंपली म्यू इंटू एच होता है। म्यू मतलब लिक्विड का म्यू, सो n इंटू एच, n इंटू एच। तो ये जो n इंटू एच है यही मेरा u है, माइनस साइन को छोड़िए, वो तो जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो दिस n इंटू एच इज 9n
बाई 1.6 माइनस एन। अब मैंने ऐसे कलर से लिखना शुरू कर दिया जो मुझे ही नहीं दिख रहा है। सो एन 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 कैंसल्स आउट एंड यू गेट h इज इक्वल टू 9 बाई 1.6 माइनस। बस यही रिश्ता है आपका n और h के लिए। अब आपको चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ सही बैठता है। जैसे n 1.42 लेने से ये हो गया 0.18, ये हो गया 500 नहीं 50, तो ये 50 हो गया, ये 50, ये सही है। ऐसे ही बाकी भी आप चेक कर लीजिए n की वैल्यू रख के। वाह। कोई बोल रहे हैं कि अगर हम आफ्टर h टाइम्स n वाली रिफ्रैक्टिविटी, बेटा मैं मुझे उस समझने में थोड़ा समय लगेगा, मैं एंड में आता हूँ उस पे। हाँ ठीक है, मैं मैसेज को देखूंगा। अभी मैं, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब ये फ्री का मार्क्स आपको दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी लोगों ने गलतियां करी होंगी। ये इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे नहीं करते हैं ना, मतलब वो उसकी एक ही वजह है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं समझते। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन इमेज। ऑप्टिक्स में इवेंट बाय इवेंट काम करना है। रे ऑप्टिक्स में हर इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, अपना एक इमेज होता है। अगर आप इस बात को ठीक से समझते हैं मन में, तो रे ऑप्टिक्स के कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होते। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ बदल रहा है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बस इतना ही इसमें डिफरेंट है जो आप नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हैं, जो बना के गए होंगे। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, -73 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक हीट, ये ms डेल्टा थीटा है ना। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ बदल रहा है। तो m मास 1 kg, स्पेसिफिक हीट जिसको उन्होंने C लिखा है उसको हम S लिखते हैं आमतौर पे, ठीक है। K T, ये M S dt। अगर ये वेरिएबल है स्पेसिफिक हीट, तो ऑब्वियसली इसको आप इंटीग्रेट करेंगे टू गेट दी हीट, इजंट इट। तो ये जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, वो -73 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो दिया हुआ है इसमें, ये बोल रहा है कि ये केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो बस इतना ही प्रिकॉशन आपको लेना है। -73 डिग्री मतलब ये 200 केल्विन हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ये 300 केल्विन हो गया। ये इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट्स ऑल। इतना ही तो है। हाँ, ये क्वेश्चन, disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery operated motor with negligible mass is fixed to at a point on the circumference. Another disk of same mass and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. Initially both the disks are and the motor is with the, so that a smaller disk rotates with angular speed omega. If the angular speed at which large disk rotates, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है, आप ही नहीं देख रहे हो तो जरूर बाद में देखेंगे, मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं उनको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाते समय मैं अक्सर ऐसा एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, सपोज ये स्पेसक्राफ्ट में, कमरा ही स्पेसक्राफ्ट है, तुम जिस कमरे में बैठे उसको स्पेसक्राफ्ट मान लो। स्पेसक्राफ्ट में जैसे कार में सामने विंड स्क्रीन होती है, वैसे सामने कांच लगा है, मान लो तुमको सामने का सब कुछ दिख रहा है, आजू बाजू में खिड़कियां नहीं है। अब तुमको इस बाजू देखना है कि क्या है, कैसे देखोगे? तो स्पेसक्राफ्ट को घुमाना पड़ेगा ना, स्टीयरिंग। तो कार की स्टीयरिंग तो काम करती है क्योंकि फ्रिक्शन है। अब स्पेसक्राफ्ट में स्टीयरिंग कहां से आएगा? अगर ऐसे जाते हुए स्पेसक्राफ्ट को मुझे स्टीयर करना है, मैंने एक्चुअली स्टीयर भी नहीं करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वही रहेगा, बट मुझे इधर देखना है, इसके लिए इसको ऐसे घुमाना है, चलेगा ऐसे ही। ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, इसका मोमेंटम ऐसे ही रहेगा, पर इसको आपको ऐसे घुमाना है। तो ऐसी प्रोविजनिंग की जा सकती है, की जाती है इनफैक्ट। उसमें एक बड़ा सा जायंट व्हील है, एक डाइनिंग टेबल टाइप का मान लो यार, जिसको तुम घुमा सकते हो। तो अगर तुम उस व्हील को, तुम एस्ट्रोनॉट हो स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उस व्हील को ऐसे घुमाना शुरू कर दो ऐसे, तो बिकॉज द होल सिस्टम इज आइसोलेटेड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा।
तो अगर स्पेस क्राफ्ट में के अंदर उस व्हील को तुम ऐसे घुमाना शुरू कर दो ऐसे, और कुछ और प्रतिक्रिया ना हो उसकी, तब तो एक एंगुलर मोमेंटम हो गया, वो तो हो नहीं सकता। तो जैसे तुम स्पेस क्राफ्ट को उस व्हील को ऐसे घुमाओगे ना, तो पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट जो है वो ऐसे घूमने लगेगा। तुम उसके अंदर व्हील को ऐसे घुमा रहे हो और पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट ऐसे घूमने लगेगा। तो स्पेस क्राफ्ट के घूमने से एंगुलर मोमेंटम ऐसा, व्हील के घूमने से ऐसा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो एंगुलर मोमेंटम 0 का 0 है, इट इज कंजर्व्ड। बट आपका स्पेस क्राफ्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। हाँ, उससे इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा इन इंटरनल कारणों से। तो स्पेस क्राफ्ट जो ऐसे चल रहा था वो घूम तो ऐसे जाएगा, लेकिन चलता ऐसे ही रहेगा। है कि नहीं? तो ये वैसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक मोटर लगा दिया आपने। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ, ये मोटर का शाफ्ट है, ये मोटर है, मोटर का कोई मास नहीं है ऐसा बोल रहा है मान लो। और ये शाफ्ट के ऊपर एक और डिस्क ऐसे माउंटेड है, ऐसे माउंटेड है, सब कुछ रेस्ट में। तुमने कहीं स्विच ऑन किया, मोटर चालू हो गया। तो मोटर चालू हो गया तो मोटर ने इसको घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ गया। बट ये सब कुछ तो इंटरनल है, तुमने बाहर से तो धक्का लगाया नहीं, मोटर तो इस सिस्टम का पार्ट है, उसने इसको ऐंठा, ये घूमने लगा। तो पक्की बात है इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, एक नीचे की तरफ एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम, बड़ा वाला जो डिस्क है वो ऐसा घूमने लगेगा जिससे कि, इसके एंगुलर स्पीड को ओमेगा लिख देता हूं, कैपिटल ओमेगा, जिससे कि नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। तो इतना ही सवाल है। तो आपको इसका जो एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस डिस्क का, ये थोड़ा सा ख्याल करके लिखना है। इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व कर रहे हैं, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, इसकी इस एक्सिस के अबाउट आई, मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आई। इसका मास वास क्या है भाई, दोनों का मास m है, तो इसका आई जो हो गया हाफ mr² इंटू ओमेगा। अगर ये सिर्फ ऐसे स्पिन कर रहा होता, मैंने गलत लिख दिया, ये कहाँ लिखूं, यहाँ, हाफ m/2 सॉरी होल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, रेडियस r/2 है। इसका एंगुलर मोमेंटम अपने स्पिन की वजह से ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर ये मेरा पूरा का पूरा डिस्क ऐसे घूमने लगा है ऐसे, तो उस घूमने की वजह से इसका जो सेंटर है वो ऐसे चलने लगा। आप यहां देख सकते हो कि r रेडियस के सर्कल पे चलने लगा। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे उल्टे डायरेक्शन में एक और किया जाए तो कैसे लिखेंगे, mvr, जैसे एक रोलिंग बॉडी का लिखते हो यार, वैसे ही तो है ये। इसका पहले घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा, फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए mvr लिखते हो ना, अगर इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, इस पॉइंट के अबाउट, वैसे ही है। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन कर रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है बड़े वाले डिस्क के साथ ऐसे घूमने लगा, तो वो उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में है, तो वो लिख रहे हैं हम m velocity of center of mass which is capital omega into r, capital omega into r, mvr, ठीक, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। एडवांस से ज्यादा लेवल की है, नहीं नहीं। ये ऐसा हो गया। और एक और एंगुलर मोमेंटम अब इस डिस्क के लिए लिख दो अपना, ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसको भी माइनस करके लिखो, क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में है, तो वो तो आप आसानी से लिख सकते हो, हाफ mr² ओमेगा, है ना, कैपिटल ओमेगा, सॉरी, और ये सबको 0 कर दो। आई होप कि मैंने सही लिखा है, m/2 r/2 ये सब कुछ गलत वलत नहीं लिखा है, देख लीजिएगा आप, है ना, ठीक ही लिखा है वैसा लग रहा है। इसका ऐसा, और ये m ओमेगा ये ऐसा घूमने लगा उसके साथ साथ, और इसका भी ऐसा, हाँ ठीक ही लिखा है। तो इसको 0 करने से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
तेरा आंसर कैसे निकाल रहे हैं, मतलब नहीं पता मुझे। अच्छा, उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, नहीं नहीं नहीं, इससे आंसर निकालो, इससे आंसर निकालो भाई, इसे क्यों हल्ला कर रहे हो। देखो, वो बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है, अगर कोई बना रहा है, वैसे हालांकि मैंने नहीं देखा है, पर बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है। उन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए। A battery operated motor of negligible mass is fixed to the disc at a point on the circumference. Another disc of same mass and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. Initially, both the discs are at rest and the motor is switched on so that a smaller disc rotates at a uniform angular speed omega. इसको लेके आप बात का बतंगड़ बना सकते हो कि, पर भावना, क्वेश्चन की भावना को समझना होता है। फिजिक्स के क्वेश्चन लेमन्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं यार। वो बोल रहा है मोटर की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मोटा मोटी उसके बोलने की भावना ही है। मोटर ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसको घुमा रहा है। अब हम इसको इस बात को लेके पकड़ के बैठ जाएं कि अब ये ओमेगा से घूमने लगा और मोटर ने ओमेगा से घुमाया, अब ये पूरा डिस्क घूमने लगा, तो अब इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा नहीं है। अगर हम इस बात को लेके पकड़ के बैठ जाए तो डिफरेंट आंसर दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में ऐसी कोई एम्बिग्विटी है। क्वेश्चन कहना यही चाह रहा है कि मोटर को ऑन किया तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। बाकी बात का बतंगड़ बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे कितना आंसर आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया हो तो बता दो। MR को हम ही कैलकुलेट करें, अब तो तुम लोग ऐसा कर दिए कि हमको कंफ्यूज कर दिए। ओमेगा बाई ये 2 2 जा 4 और 8, और इधर आ गया MR स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3/2 ओमेगा, तो 12 आ गया शायद। हाँ 12, ठीक है 12। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी ने इस बात का बतंगड़ बनाया तो उसका यही अर्थ हुआ कि ये मोटर ने ओमेगा एंगुलर स्पीड दिया, अब इसके बाद ये डिस्क खुद घूमने लगी, तो डिस्क घूमने लगी तो अब ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो इसकी एंगुलर स्पीड तो ओमेगा नहीं रह गई ना, ये ओमेगा से घूम रहा है और ये पूरी प्लेटफॉर्म घूमने लगी, तो अब ग्राउंड फ्रेम में उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा नहीं रह गई। तो आप वैसा सोच सकते हो, पर क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मतलब मैं इस बात को बिलीव करता हूं कि फिजिक्स के क्वेश्चन लेमैन्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो लेमैन्स लैंग्वेज यही कहती है कि मोटर की एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ठीक है, तो इट शुड बी 12 आई थिंक। एनीवे, अब ये क्वेश्चन क्या है, पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एट 2 पॉइंट ए एंड बी द रेशियो आर इज आई ए आई बी ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, एक पॉइंट सोर्स है भाई और दो पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी का रेशियो 2 है। ठीक है, if a set of two polaroids having 45-degree angle between their path axis is placed just before point, then what is the new value of this ratio? तो सीधा है, अगर आप ये पोलराइड है, इससे कोई भी अनपोलराइज लाइट पास कर दो तो यहाँ इंटेंसिटी आधी हो जाती है ना। तो पहला पोलराइड से जब ये लाइट क्रॉस करेगी तो जो भी इंटेंसिटी थी वो IB जो है वो आधा हो गया 1 मिनट के लिए। उसके बाद एक दूसरा पोलराइड है जो इससे 45 डिग्री क्रॉस करके रखा गया है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ मैलस वो जानते हैं, तो मैलस बोलना चाहिए या मालू बोलना चाहिए, MALU। एनीवे, तो जो इंटेंसिटी है पोलराइज लाइट की वो उस 45 डिग्री वाले दूसरे 45 डिग्री टिल्टेड पास एक्सिस वाले दूसरे पोलराइड से पास होने के बाद आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो 45 डिग्री के लिए cos 45 1/√2 उसका आधा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा, तो एक और हाफ इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया IA/IB अगर 2 था तो अब IA तो वही है, IB की वैल्यू जो है IB/4 हो गई, तो रेशियो अब आप खुद से लिख लीजिए, IA/IB इज 2, isn't it? क्या बोला भाई, बोलो।
INSP नितिन सर पोर्टल कोई पढ़ता है, पता नहीं भाई क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एनीवे तो ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये, दैट्स ऑल। आप इसका आंसर आप खुद से देख लीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये क्या है, सोर्स S of sound of frequency 240 Hz when observer O and source move towards each other at speed v with respect to ground. The observer measures the frequency of sound to be 288. However, when the observer and source move away, एक मिनट के लिए हम लोग वापस चलते हैं। ये फिर से देखिए, तो एक बेहद ही आसान क्वेश्चन है जो जिसने भी पढ़ाई की है वो कर सकता था, पर हो सकता है कि 2-4-5 मिनट बातों को नहीं समझने में वो गंवा सकता है। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल नहीं है। आप जितने लोगों ने 12 आंसर लिखा, आई थिंक IIT विल गिव यू मार्क्स। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक हम लोग कुछ बातें कर चुके थे। अब आते हैं इस पे। हाँ, तो ये बोल रहा है कि एक साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 240 है और 288 ऑब्जर्व किया गया फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के द्वारा इस केस में, और दूसरे केस में क्या होगा ये पूछा जा रहा है जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो पहले वाले केस में सभी शायद जानते हैं कि 288 विल बी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ऊपर नीचे साउंड की स्पीड, और ये साउंड की स्पीड कंफ्यूजिंग है, मैं साउंड की स्पीड को u लिख रहा हूं। हाँ, u। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट ये होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सोर्स की जो वेलोसिटी है वो नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऊपर ऐड कर दीजिए, ये गिवन है आपने को। और दूसरे केस में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तो यहाँ पे इफेक्ट जो होगा दोनों का मोशन का इफेक्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी कम करने का। तो ये वाला जो है u प्लस वी हो जाएगा। तो ये गिवन है और ये निकालना है, n निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में हमारी आदत होती है डिवाइड करने की। फंस जाएंगे देख के लग रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साउंड की स्पीड गिवन नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और n इंटू 288 विल बी 240 इंटू 240। ये सॉल्व कर लीजिए, यही n की वैल्यू है, ये क्वेश्चन का आंसर। तो हो सकता है कि थोड़ा अलजेब्रा करने में कुछ लोग काफी देर तक घबराए रहे हों। इस क्वेश्चन में घबराए ही होंगे, नहीं तो फिर इतनी गलतियां, इतना कम स्कोर कैसे आता है। ये क्वेश्चन है जो ऑफ कोर्स IIT में पहले से आए हुए क्वेश्चन से प्रेरित लगता है। नहीं, दो लार्ज टैंक है, एक बिल्डिंग कैपिटल H हाइट की है, उसमें H स्मॉल h हाइट के टैंक है, दोनों में होल है। अच्छा, एक में पाइप लगाया, एक में ऐसे ही खोल दिया। ओके, ये ऐसा है। देखिए इसमें H हाइट तक पानी भरा है, यहाँ साइड में एक होल किया, और ये हाइट कैपिटल H। यहां से जो पानी यहाँ गिरेगा, ऐसे गिरेगा। एनीवे, इसमें पूछा गया है कि इस टैंक को खाली करने में जो टाइम लगता है वो T1 है। हाँ, और जो दूसरा वाला टैंक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ इस होल से एक पाइप लगा दिया गया है नीचे तक, ग्राउंड तक, ऐसे। इसको पूरी तरह खाली होने में T2 टाइम लगता है, तो T1 और T2 का रेशियो बनाना है। इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये समझना है कि यहाँ जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो √2gh, लेकिन यहाँ जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो √2gh प्लस h। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाइप एक पाइप है कि पूरा टंकी। अगर ये पूरा भी टैंक होता ऐसा, यहाँ होल करते, तो यहाँ से पानी जिस स्पीड से निकलता उसी स्पीड से अभी भी पाइप से निकलेगा। देयर इज नो डिफरेंस दोनों केस में।
मैंने रिमोट कहाँ रख दिया? एनीवे, इस क्वेश्चन को हम अगर ऐसे सोचें कि मेरे पास एक टैंक है, इसको आप पूरे को, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा टैंक मान सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसा सोच सकते हैं कि पानी यहां तक था, उसको यहां तक आने में कितना समय लगा, होल यहां पे किया गया, बात एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। तो हम कैलकुलेशन 2 बार करने के बजाय शायद एक ही बार करें तो बात बन जाएगी। देखिएगा, अगर हम ऐसा सोच लें कि मेरी जो टैंक है उसकी हाइट, ओवरऑल हाइट कैपिटल H नॉट है 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपने नीचे में होल कर दिया, तो जब पानी का लेवल घटता घटता y रह गया, y, टैंक का क्रॉस सेक्शन A नॉट लिख लेता हूँ, होल का क्रॉस सेक्शन A लिख लेता हूँ। तो जिस समय पानी का लेवल बॉटम से y हाइट पे है, इस समय जो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स है ये √2 है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, जिस रेट से पर सेकंड जितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, वो ऑब्वियसली दिस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल। तो 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है, नेचुरली उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे खाली हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो अगर ये लेवल dy नीचे जाता है तो दिस शुड बी सेम एज क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट इंटू dy, ठीक है। अगर 1 सेकंड नहीं लिख के dy/dt लिखना पड़ेगा यहाँ, अगर पर सेकंड लिख रहे हैं तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि dt सेकंड में इतना पानी बाहर निकला, स्पीड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड वॉल्यूम फ्लो रेट है, dt सेकंड में इतना पानी बाहर निकला और dt सेकंड में ये dy नीचे चला गया है लेवल, तो यहाँ A नॉट इंटू dy पानी खाली हो गया। यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि y डिक्रीजिंग है, तो dy इटसेल्फ इज अ नेगेटिव नंबर, तो आई कैन नॉट इक्वेट ए पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर, तो उसको पॉजिटिव बना दिया हमने। अब कहानी खत्म हो गई, तो इसको आप ऐसा लिख लो dt, मुझे लगता है रेशियो निकालना है और दोनों केस में A नॉट और A में कोई फर्क है नहीं, तो बाकी जितने कांस्टेंट हैं सबको मैं k लिख देता हूं उठा के, और इसको dy/√y कर लो ऐसा, बाकी सब कांस्टेंट को हटा दो, सब दोनों केस में सेम है, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जैसे जो पहला वाला केस है जिसमें पाइप नहीं लगाया गया, होल यहां बनाया गया, ठीक, उस केस में मैं लिमिट्स कैसे रख सकता हूं, सोच के देखिए। टैंक खाली होने का टाइम कैलकुलेट करना है, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां से भी चाहें तो अपने हाइट को मेजर कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इनिशियल हाइट h है और फाइनल हाइट 0 है ना। तो पहला टाइम निकालने के लिए 0 से t1 जानने के लिए मैं y की वैल्यू सिंपली रख सकता हूं h से 0, लेकिन जब दूसरा वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। आपने जो स्पीड लिखा है वो ये सोचकर लिखा है, पाइप लगा हुआ है यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड तो हमने लिखी है √2g, ये वाली हाइट, ठीक है नहीं। तो हमारे वेरिएबल में जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है इसमें y जो है वो इंस्टेंटेनियस हाइट है अबव हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर अबव द होल, तो यहां से पानी का सरफेस y हाइट पे है, ये सब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो ये टैंक खाली होने शुरू में जो y थी, y की वैल्यू h+h थी, और लास्ट में जो y की वैल्यू है, शुरू में h+h थी और लास्ट में जो y की वैल्यू है वो कैपिटल H। तो आपको दोबारा से कुछ ज्यादा विशेष ये नहीं करना है, और आप अगर समझ पाए तो y की वैल्यू ओरिजिनली मैं खुद भूल गया h+h, और फाइनली जो है वो कैपिटल H। बस यहां से t1 निकालो, यहां से t2 निकालो, दोनों का रेशियो निकाल दो। अंशुल सिंघल कहते हैं कि सर थैंक यू फॉर यू एंड योर बुक। अच्छा आई एम स्कोरिंग 252 मार्क्स।
Great, Anshul. Very good. Great. Do you think I would get under 500? I think so. I think so. Anyway, congratulations. It hardly matters. You have performed wonderfully well, and my congratulations. Best wishes to you. This is the question. आई ये क्या क्वेश्चन है भाई? एक मिनट. Thin uniform rod of length L and certain masses के हाँ ठीक है. Frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed at one end. The other end of the string is pivoted to a point O. If the horizontal impulse is imparted to the rod at a distance of falana from the midpoint, then the rod and string revolve around the point O with the rod remaining aligned with the string. क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन तो देखो ये कह रहा है कि एक रॉड है पर ये थोड़ी दूर तक ऐसे रस्सी भी है ना, ये स्ट्रिंग है, और इस रॉड को इसके सेंटर से कुछ x दूरी पे किसी ने हिट किया, एक इंपल्स दिया p, ये डिस्टेंस x है, और उसका प्रभाव ये पड़ा, ये रस्सी से बंधा हुआ, ये रस्सी है स्ट्रिंग, राइट, कि ये रॉड ऐसे घूमने लगा जैसे कि ये पूरा ही एक रॉड है. अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझे, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कई लोगों को दिक्कतें हुई होंगी, बट अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझे तो ये पूरा रॉड ऐसे घूम रहा है जैसे कि पूरा का पूरा एक रॉड है, ये रस्सी है ही नहीं, ऐसे ही बोलता है ना. Then the rod and the string revolve around the point O with rod remaining aligned with the string. मतलब ऐसा नहीं हो जाता कि ये जो रॉड है ये ऐसा हो गया और रस्सी ऐसी हो गई, ऐसा नहीं, ये एकदम अलाइनमेंट में, मतलब रेडियल रहते हुए घूमते हैं, एज इफ कि यहाँ रॉड रहने से जैसा घूमते वैसा घूम रहे हैं, पर रॉड नहीं है. तो बताइए कि x की वैल्यू क्या है? यही मोटा मोटी क्वेश्चन है कि कितने दूरी पे इसको एक इंपल्स दिया जाए जिससे कि ये हो सके. तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. आप पहले तो सिर्फ एक रॉड को इमेजिन कीजिए, ऐसे भूल जाइए बाकी सारी चीजों को. यहाँ पे एक इंपल्स ठोकर मारा आपने, जो इंपल्स आपने दिया दैट इज इक्वल टू m इंटू VCM. आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, कहीं पे भी इंपल्स दिया तो सेंटर ऑफ मास की तो यही वेलोसिटी होगी. अगर आपने ठीक सेंटर पे हिट किया होता तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रोटेशन, लेकिन आपने इधर हिट किया तो इसके पास एक एंगुलर स्पीड आ गई. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर हम इस रॉड को, अब देखिए रस्सी जो है वो इरेलीवेंट है यहाँ पे, आप अगर समझ सके तो, है ना. ये सिर्फ रॉड को इमेजिन कीजिए आप, इस ठोकर की वजह से इसकी एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे? तो जो एंगुलर इंपल्स है, टॉर्क वाला इंपल्स, वो p इंटू एक्स हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. ये जो I है ये 1/12 ml स्क्वायर, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है ना भाई, m और l, हाँ ठीक है, 1/12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा इज p इंटू एक्स. तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं. दिस ओमेगा इज 12 px बाय ml स्क्वायर. तो एंगुलर स्पीड तो इस रॉड की जो है ना, अगर वो जिस तरीके से क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया वो घूम रहा है ऐसे, तो एंगुलर स्पीड तो इस पॉइंट के अबाउट भी उतनी ही होगी. अब अगर एक मिनट के लिए मान ले कि क्वेश्चन सही बोल रहा है और ये रॉड ऐसे घूम रहा हो विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा बिकॉज ऑफ दिस पुश, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में? इस केस में अगर हम ऐसे सोचे तो ओमेगा इनटू दिस डिस्टेंस, अगर ये रॉड ऐसे घूम रहा है रेडियल रहते हुए, ये डिस्टेंस कितना है? 3l/2. सेंटर की दूरी, रॉड के सेंटर की दूरी. अगर हम मान ले कि रॉड ऐसे घूम रहा होता, पूरा एक रॉड होता और ऐसे घूम रहा होता, तो उसकी इस पॉइंट की स्पीड क्या होती? ओमेगा इनटू दिस रेडियस 3l/2. तो ये जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए. क्या बोल रहा हूं मैं सिर्फ रॉड को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करता हूं तो हिट मींस सेंटर ऑफ मास एक्वायर से स्पीड. ये सेंटर पे नहीं हिट करके इधर हिट किया, दैट मींस इट एक्वायर्स एंगुलर स्पीड. तो ठोकर के तुरंत बाद ये पॉइंट किस स्पीड से चल रहा है? इस स्पीड से.
अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई ये पूरी चीज रेडियल रहते हुए ऐसे चल रही है, एज इफ की एक रॉड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से किसी चीज को ऐसे घुमाओगे तो ये जो रॉड का सेंटर है इसकी स्पीड क्या होती? ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू 3L/2। तो ओमेगा इंटू 3L/2, तो इस स्पीड v0 के इक्वल होना चाहिए ना। तो 12px ml² ये ओमेगा इंटू 3L/2, दिस मस्ट बी इक्वल टू T/m, ऐसा कुछ कुछ। तो x जो है वो कितना आ गया, पता नहीं कितना आ गया, L/18 आई गेस, ऐसे ही कुछ निकालना है ना, x इज इक्वल टू L/18। ठीक है, तो ऐसे हो गया। रूटीन क्वेश्चन का मतलब वही जो आप क्लास में करते हैं, यूजुअली हर बुक में होता है, और PYQs, यस, दे आर रूटीन क्वेश्चंस। कोई पूछता है मेरे चैनल का नाम क्यों बदल दिया? अरे पता नहीं भाई, वो लोग बोलते हैं कि बड़ा नाम मत रखो, छोटा नाम रखो। किसी ने बोला कि मैंने बोल दिया तो चेंज कर दिया, बदल दूं फिर से? अच्छा ठीक है, जल्दी से 3-4 क्वेश्चन बच गया, मैं भी थकने लगा हूँ समझाते समझाते। अरे ये क्वेश्चन देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो मैच दी कॉलम वाले सारे क्वेश्चन क्या एक खास नेचर है, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है वो बुद्धू है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप, सारे क्वेश्चन इसी नेचर के हैं। P1 ये तो फिर भी कठिन है ना, S4 S4 S2 S2, मुझे ये मिला। सबसे पहले मैं S के ऊपर ध्यान देता हूं, सीधे S के ऊपर ध्यान देता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ, MJ में इंटरनल एनर्जी में चेंज देख लो भाई, तुम खुद से देख लो। टेम्परेचर फिक्स है T0, MJ, टेम्परेचर ही नहीं बदला तो काय का इंटरनल एनर्जी बदला? नहीं बदला। तो S चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ 0। S2 होना चाहिए, मतलब S2 कहां पे है? B। ओहो, आप लोग मेरे बात को नहीं सुन रहे ध्यान से कि मैं क्या समझा रहा हूं। ये हो सकता है या ये हो सकता है, कैसे पकड़ा मैंने? देखिए आप, एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, नहीं इजी क्वेश्चन है लेकिन पूरा नहीं बनाना है, इस बात को समझिए। आप सबसे पहले इन ऑप्शंस को देखिए, तो आपको दिखता है कि S या तो 2 है या 4 है। सबसे पहले S को चेक कर लेते हैं, S मिल गया 2। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां है? P4। P पता भी करके क्या करेंगे, दोनों में 4 है, P के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। क्यों सोचें? Q1 और 3, R2 और 5, तो Q और R में से किसी एक को डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि Q चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस, JK कहां है भाई? JK में टेम्परेचर 2T0 बढ़ गया, तो 1 मोल मोनोटॉमिक गैस, N मतलब 1, CV चेंज इन टेम्परेचर 2T0, तो ये हो गया 3RT0। 3RT0 Q 3 से मैच कहां कर रहा है? Q 3 से मैच यहां कर रहा है, ये हो गया सही। मैं क्या सिखा रहा हूं समझिए, आपको पूरा क्वेश्चन जिसने P पढ़ा वो बुद्धू, P कैलकुलेट किया वो बुद्धू, काय को वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पूरे साइकिल में? देख रहे हैं आप? तो एग्जाम हॉल में इस तरह की सजगता, यही मैं कहा करता था कि जेई एडवांस एग्जाम के पहले मैंने कहा, 10-15 दिन 1 महीने पहले से कहा कि खूब सारे नए क्वेश्चन बनाने की बजाय पास्ट ईयर के क्वेश्चन की इस तरह के एनालिसिस करो, इस तरह के एनालिसिस करो। अगर इस तरह के एनालिसिस करोगे तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए उसको हम कम से कम समय में कैसे आंसर दे सकते हैं। बोलो मैंने बताया है कि नहीं? कई बार बोला है वीडियो में आपको कि आप इस तरह की एनालिसिस पे ध्यान दो, ना कि बहुत सारे नए क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो। और मजेदार बात है कि जितने मैच दी कॉलम है सब इसी तरह के हैं, ये भी ऐसा ही है सच में। अच्छा, ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। 4 प्लेट हैं,
वही है ना, हाँ, 4 मेटल प्लेट हैं जो बराबर बराबर दूरियों पे रखे गए हैं। इसको सरल भाषा में अगर ड्राइंग बना दें तो 1 2 3 4 प्लेट ऐसे रखे गए। हाँ, इनको अलग अलग तरह से बांध के कैपेसिटर, मल्टी प्लेट कैपेसिटर आप अलग अलग तरह के बना सकते हो और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। फिर से हाँ उसी तरह से देखते हैं। चलिए, पी 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 3 तीन जगह पे है, नहीं पी को नहीं चेक करते हैं। Q2 और 3, R4 R2, देखिए ध्यान से, R4 और R2, तो R या तो 2 होगा या 4 होगा। सबसे पहले R पे अटैक करते हैं। सबसे पहले R पे अटैक करते हैं। R R R R R R कहाँ है? यहाँ है। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, ये 1 2 3 4। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 शॉर्टेड टू लो। इससे तो ये तो सभी बच्चों को पहली क्लास में बताया जाता है। S2 शॉर्टेड टू S4, S2 और S4 जोड़ दिए गए हैं, 1 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। ये तो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें अल्टरनेट प्लेट्स को एक साथ कर दिया गया, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ मैं गलत समझ रहा हूँ। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 शॉर्टेड टू S4, हाँ ठीक है, S2 शॉर्टेड टू S4, ठीक ठीक ठीक। तो आपसे एक्चुअली जो नॉर्मली आप करते हैं 1 और 3 को शॉर्ट कर देते हैं, 2 और 4 को शॉर्ट कर देते हैं और फिर आप इसको 3 कैपेसिटर पैरेलल में मान लेते हैं। उससे थोड़ा डिफरेंट है, पर ठीक है जो भी है। बस 2-4 मिनट और रुक जाओ बेटा। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, आप देखो, एक कैपेसिटर। इसको तो कर लोगे मुझे लगता है। करूं मैं? छोड़ देता हूं, चलो इसको तुम लोग खुद कर लो। मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप किसको हम देख रहे थे, R4 होगा कि R2 होगा, ये तुम डिसाइड कर लो। ये आंसर सही होगा कि ये आंसर सही होगा। जैसे ही डिसाइड हो गया तो अब फिर तुम दो में से किसी एक ऑप्शन के फिर से उसको देखो कि S को देखो, P को देखो, किसमें फर्क है और उस वाले को डिसाइड कर लो, तो कर लोगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग। ये भी वैसे ही है, सारे क्वेश्चन वैसे हैं। इस तरीके से जो इन्होंने दे दिया है, तो ये पहले जो मैच दी कॉलम मैट्रिक्स मैच करने को बोलते थे कि खुद से लिखो किसको किससे मैच करना है, वो ज्यादा कठिन था। ये उतने कठिन नहीं है जितने की दिख रहा है। हाँ? क्या बोलता है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट, रे पार्शियली रिफ्रैक्ट। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, बस जल्दी जल्दी कुछ कुछ बोल देता हूँ। स्फीयर विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पाई नॉट एंड देन पार्शियली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बैक सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे इमर्जेस आफ्टर पार्शियल रिफ्रैक्शन, टोटल एंगल। अच्छा, बेसिकली ये रेनबो कैसे बनता है, जिन लोगों ने पढ़ा है, फिर से मेरी प्रॉब्लम बुक में मैंने ये जो अल्फा दिया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, रेनबो में वो जो रेड मैक्सिमम 42 डिग्री पे आता है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये सिखाया है प्रॉब्लम बुक में। एनीवे, उतना जानने की जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन का जो रूट है वही है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, बस क्वेश्चन वहीं से इंस्पायर्ड है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइट रे जो है वो ये नॉर्मल तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई, थीटा नॉट लिखा है, ये पाई नॉट है, तो नेचुरली आप देख सकते हो बेटा ये नॉर्मल हो गया, ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट पाई नॉट हो गया। पहला रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे बोलता है रिफ्लेक्शन कंसिडर करो, बाहर चली गई जाने दो, ये हो गया तुम्हारा पाई नॉट। और यहाँ पे फिर से चूंकि ये पाई नॉट है, तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगी ये थीटा नॉट पे ही निकलेगी। अब क्वेश्चन बोलता है कि अल्फा इज द डेविएशन एंगल, टोटल डेविएशन एंगल। तो जो टोटल डेविएशन एंगल है उसको मैं पीले से ही लिख देता हूं, अल्फा। हम लोग डेविएशन डेल्टा लिखते हैं, पर इन्होंने अल्फा लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पहला वाला रिफ्रैक्शन हुआ है इसमें डेविएशन कितना हुआ, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। रिफ्लेक्शन में आप सभी को याद होगा डेविएशन कितना होता है, पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो पाई माइनस 2 फाई नॉट, और सब एक ही सेंस में, सब ऐसे क्लॉकवाइज डेविएशन, सब ऐड हो जाएगा सब के सब। और यहाँ पे फिर से थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। मैंने यहाँ का डेविएशन, यहाँ का डेविएशन और यहाँ का डेविएशन ऐड कर दिया, तो टोटल डेविएशन हो गया।
तो ये करने से ये आ गया आपका पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, ये डेविएशन हो गया टोटल अल्फा। अब बोलता है मैच कीजिए भाई, जैसे P हाँ P या तो 5 है या तो 3 है, मैं ऐसे सोचता हूं, P को पढ़ता हूं। इफ n इज इक्वल टू 2, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड अल्फा 180 डिग्री, देखो अगर अल्फा 180 डिग्री हुआ, अल्फा पाई के बराबर हुआ, तो 2 थीटा नॉट 4 फाई नॉट के बराबर हुआ, दैट मीन्स थीटा नॉट जो है वो 2 फाई नॉट के इक्वल हुआ। ठीक, ये बात हो गई। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा अगर n 2 है, मतलब थीटा नॉट और फाई नॉट में रिलेशन मुझे पता है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो एक और रिलेशन आएगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n इंटू साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट को मैं लिख दे रहा हूं साइन थीटा नॉट बाई 2, यहां से थीटा नॉट बाई 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें लगा दे तो साइन थीटा नॉट बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n, यही होगा ना जी। आई होप कि मैंने सही लिखा, हाँ ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा नॉट बाई 2 1 आ गया, मतलब थीटा नॉट 0 या 0। तो क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल टू 2, अल्फा इज 180 डिग्री, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट विल बी 0। सो 0 मतलब P मैच कर रहा है 5 से, P 5, दैट मीन्स ये या ये सही है। अब ये दोनों में देखता हूं, P हो गया, Q1 और 2 में फर्क है, तो अगर मैं Q डिसाइड कर लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, R1 और 2 में फर्क है वो डिसाइड कर लूं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, S को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, S दोनों में सेम है, तो Q या R दोनों में से किसी एक को पढ़ के आप डिसीजन ले लीजिए, फिर से आपका सही, इसी को यूज करना है आपको। n की जगह √3 लिख के फिर से डिसाइड कीजिए कि थीटा नॉट की क्या वैल्यू हो सकती है, बट आप मेरी अप्रोच को समझिएगा, मैंने ये दोनों छांट लिए, अब सिर्फ Q को पढ़ूंगा, R और S के बारे में तो मैं सोचूंगा ही नहीं। क्वेश्चन जल्दी, जो कि दिख रहा है कि बहुत लेंदी है, लंबा समय लगेगा, ये क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा ये बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अब मैं छोड़ देता हूं, ये बहुत ही रूटीन सा क्वेश्चन है, और मजेदार बात है कि इसमें भी कुछ नहीं सॉल्व करना है आपको। ये देख के लग रहा है कि लंबा होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम फटाफट 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 दो, मुझे 60 सेकंड दे दो, कर देता हूं मैं। जस्ट 1 मिनट शांति से बैठे रहना। हाँ, नहीं कुछ मिस होगी यहाँ पे, कुछ मिट गया है, नहीं कर पाऊंगा मैं, इसकी वैल्यू मिट गई है, कहानी हो गया खत्म, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है और क्वेश्चन में नहीं लिखी है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एनीवे, बोलता है पहले ये स्विच बंद किया, तो स्विच बंद करते ही जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। उसको I1 बोला है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 0। P मस्ट मैच टू 1, मतलब ये दोनों में से एक सही है कि नहीं? नहीं, P एक और जगह सही है, अब तो गड़बड़, P को मैं क्यों कर रहा हूं, P आसान था इसलिए कर लिया। चलो, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि लंबे समय के बाद करंट होगा 20/R, मेरा R लिखा हुआ नहीं आया, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेल यू कि R की वैल्यू क्या थी, किसी को याद है तो बता दो तो मैं सॉल्व कर ही दूं। एनीबॉडी कैन हेल्प मी, R की वैल्यू क्या थी, यहाँ मिस हो गया है। एनीवे, लंबे समय के बाद जब ये खुला है तो यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/R, जो भी आया वही यहाँ पे करंट है, ठीक है, वो I2 की वैल्यू है, कोई बता दो, हेल्प कर दो। 5, ओके, किसी ने कहा ये 5 है, तो ये 5 है तो 4 हो गया, मतलब करंट जो है 4 एम्पियर है, तो करंट जो है वो 4 एम्पियर हो गया, जिसको क्वेश्चन बनाने वालों ने I2 कहा है, तो I2 की वैल्यू 4 हो गई, मतलब Q जो है वो 3 से मैच करेगा, तो Q को उन्होंने 2 जगह 3 से मैच करा दिया। ओके, अब इन दोनों में से कोई सही आंसर है, ठीक है, तो अब मैं R डिसाइड करूं क्या, जरूरत ही नहीं है यार, R तो दोनों में सेम लिखा है, S के पीछे भागो, S क्या चीज है, वैल्यू ऑफ V0। क्वेश्चन कहता है कि ये स्विच तो अब आपने खोल दिया, अब ये एक LC ऑसिलेशन का सर्किट बन गया,
जिसमें 4 एम्पियर का करंट है, जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो जो एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। जब यहाँ की सारी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो यहाँ सबसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से आप वी नॉट निकाल लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कौन सा सही आंसर है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो 4 सो कॉल्ड मैच दी कॉलम थे, जब किसी ने मुझे पहली बार बताया कि 4 मैच दी कॉलम थे तो मैं घबरा गया कि पेपर तो बड़ा लेंदी रहा होगा। लेकिन असल बात यह है कि ये चारों मैच दी कॉलम में आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, 2 एट द मैक्स 3। तो ये उतने बड़े नहीं थे जितने बड़े आपको देखने में लग रहे थे। तो बच्चों, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ऑप्शंस को पढ़िए जरूर। की बात जो निकल के आ रही है, ऑप्शंस को पढ़िए, क्वेश्चन की बॉडी को बाद में पढ़िए, पहले ऑप्शन ही पढ़ लीजिए। ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रूटीन है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए उनको सब पता है कि कैसे सॉल्व होना है। आप डिसाइड ये कीजिए कि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के पहले क्या करना है, तो आप जल्दी से सही आंसर दे पाएंगे। अब किसी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं मैं देखता हूं। मेरी बुक एडवांस के लिए सफिशिएंट? अरे भैया, एकदम सफिशिएंट। क्यों ऐसे सवाल पूछते हो भाई? देखो, इस बात का जवाब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा के देता हूं। आप जो पूछते हो कि क्या मैं ये बुक कर लूं तो मेरा ये हो जाएगा, कहीं कोई गारंटी नहीं। तुमने कौन सी बुक बनाई है वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है। उस बुक को पढ़ के समझा कितना, ये इंपॉर्टेंट है। कि मेरी प्रॉब्लम बुक मैं मानता हूं इसलिए खास है क्योंकि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। आप सीखोगे ही सीखोगे, नहीं सीखने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फॉर्मूला रखो और आंसर आ गया, वैसा क्वेश्चन है ही नहीं। आप सीखोगे ही सीखोगे। मेरी थ्योरी बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि वो बेहद सिस्टमैटिक है। उसमें हर वो चीज है जो जेई एडवांस के एग्जाम में, जेई मेन के एग्जाम में पूछी जा सकती है। पैटर्न वाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी यही है कि वो एकदम सिस्टमैटिक वे में सिखाती है। बहुत सारे लोग मुझे मेल भी लिख रहे हैं, एक आध दो बच्चे तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ गए, पता नहीं कैसे। उनका जो फीडबैक है कि उनको एक एक चैप्टर पढ़ के आज तक जो चीजें नहीं समझ में आई क्लैरिटी से, सब समझ में आ गई। और मेरी थ्योरी बुक की खासियत यही है कि उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा, आप समझ जाओगे कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, एकदम गहराई तक समझ जाओगे। उस बुक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ऑफकोर्स नहीं पता, पर आप सीख जाओगे, उसको पढ़ के आप खुद से समझ जाओगे। यही मेरी कोशिश रही है। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन मत पूछे कि वो सफिशिएंट है कि नहीं। एकदम 100% सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या होता है? कौन सी बुक ऐसी है जिसमें से ये सारे क्वेश्चन आए? कौन सी बुक ऐसी है जो सफिशिएंट है? अरे, ये क्वेश्चन थोड़ी उस बुक में ऐसे ही इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, पर दुनिया के हर बुक में, मेरी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे बुक में भी मिल जाएंगे। तो फिर मेरी बुक अलग क्यों हुई? क्योंकि उसको पढ़ के आप सोचना सीख जाते हो। उसमें जिस तरीके से स्टेप वाइज काम किया गया है, सिलसिलेवार काम किया गया है, कोई चीज अकड़म बकड़म तरीके से ऊपर नीचे नहीं दी गई है। ABCD सिखाने के बाद ही EFG बताई गई है। आप सीखते हो, बस इसलिए खास है, और कोई दूसरी खासियत उसमें नहीं है। मैं कोई न्यूटन नहीं हूं कि हर चीज नया आविष्कार खोज करके लिख दूं। समझ गए? चलो, तो यहीं पे इसको रोकते हैं। Okay, thank you. I hope you enjoyed the session. Goodbye.